So one more module can use from Python library, that is random module. तो रैंडम मॉड्यूल का आप यूज कर सकते हैं हर उस कॉन्सेप्ट के लिए जहां पर आपको रैंडमली कुछ नंबर्स जनरेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट रैंडम डॉट और यहाँ पर फिर लिखेंगे रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम नाम का ही एक फंक्शन होता है जो हमारा क्या करता है, 0 और 1 के बीच में कोई भी एक फ्लोटिंग नंबर जनरेट कर देगा। जितनी बार आप इसे रन कराएंगे कोड को उतनी बार अलग अलग नंबर ये जनरेट करेगा 0 और 1 के बीच में। अगर दोबारा रन करते हैं तो दिस टाइम इट विल जनरेट अनदर नंबर। फाइन, नाउ we are having one more, that is random dot यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है लेकिन आपसे पूछेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। फाइन, सो इफ आई राइट हियर 5, 8, so it means you will see a randomly generated number of float type, so it will generate a random number of float type and lower limit is 5, upper limit is 8, यानी कि इस लिमिट के बीच में आपका एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं एक इंटीजर नंबर जनरेट करना चाहता हूँ रैंडमली, तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। यूजिंग दिस रैंड इंट फंक्शन मैं ऐसा कर सकता हूँ और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रैंड इंट और उसके बाद अपनी लिमिट पास करिए। मान लीजिए लिख दिया मैंने 1, 10, तो 1 और 10 के बीच में कोई भी एक रैंडमली एक इंटीजर नंबर जनरेट कर देगा। अब मान लीजिए मुझे ओटीपी जनरेट करना है, जैसे आप अक्सर ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी आपके पास आता है, तो मान लीजिए मुझे वो ओटीपी जनरेट करने का कोड पाइथन के अंदर बनाना है। तो कितने डिजिट का ओटीपी आप चाहते हैं, 4 का, 5 का, 6 का। तो वो आपके जो नंबर्स हैं वो कुछ रैंडमली जनरेटेड होते हैं, तो वो जो नंबर्स हैं उनको अगर हम जनरेट करेंगे तो यहाँ पर हम कोड को कैसे बताएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1, 0, 0, 0, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज माई अपर लिमिट। इट मीन आपका एक रैंडमली इंटीजर जनरेट होगा जो इस और इस वैल्यू के बीच में होगा। पता नहीं वो क्या होगा, देखते हैं, जो भी होगा हमारे सामने होगा। दिस टाइम इट इज जनरेटिंग 5, 4, 7। तो आप कुछ और जनरेट करना चाहते हैं तो कुछ और भी जनरेट रैंडमली ये होगा। सर yes? इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि ये कोई भी मतलब कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है, इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि मतलब हम कहीं भी अज्यूम नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट नंबर यही जनरेट करेगा। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो दिया गया है वो हमारा सिस्टम क्लॉक का यूज करके दिया गया है। जितनी ओके बार ये एग्जीक्यूट होता है कोड तो इसके पीछे हमारा जो सिस्टम का टाइम है वो गेट करते हैं और उस टाइम पर कुछ प्लस माइनस करके आपको रिजल्ट दिया जाता है। अल्टीमेट आंसर इज व्हाट, कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अगला नंबर क्या है। ओके फाइन, सो हाँ, हम ये कर सकते हैं कि आप इस कोड को पहली बार जब रन करेंगे तो आपका कोई भी नंबर रैंडमली ये सारे फंक्शंस अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग जनरेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, सर ये कोड हम देख सकते हैं कि कहाँ ये कोड जब ये मॉड्यूल बना होगा तो ये कहाँ बना होगा हाँ हम उस। देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ओके सर। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप रैंडम मॉड्यूल के अंदर जाकर, सॉरी, रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन इसका नाम है सीड।
इसके अंदर आप क्या पास कर दीजिए, कोई भी हमारा एक इंटीजर वैल्यू पास कर दीजिए, कोई भी जो आपका मन करता। मान लीजिए आपने पास कर दी 5। नाउ ये क्या करेगा, जो भी इन सारे फंक्शंस के आउटपुट आएंगे उनको याद कर लेगा, और याद कर लेगा मतलब उनका एक बफर बना लेगा, और उस बफर की आईडी होगी वो जो आपने यहाँ दी है। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा या इससे नुकसान ये होगा कि अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूं और मैंने सीड की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये क्या करेगा, पहले इस बफर में चेक करेगा जिसकी आईडी 5 है। ठीक है, अगर वहां पर ऑलरेडी ये नंबर मिल गए तो ये वही लाकर दे देगा और नए नंबर जनरेट नहीं करेगा। जो पहले आउटपुट आया था वही आउटपुट इस बार भी है, सेम डिक्टो आउटपुट है। तो अगर आप सीड की वैल्यू चेंज करते हैं, एक नया बफर बन जाएगा मेमोरी के अंदर, और उस बफर का नंबर हो जाएगा बफर नंबर 7, जस्ट आईडी। अब उस 7 के लिए कुछ नए नंबर जनरेट होंगे, लेकिन अब हर बार जब आप 7 आईडी के साथ आएंगे, सीड वैल्यू 7 के साथ आएंगे, तो वही रिजल्ट आएगा। और अगर आपने इस बार फिर 5 कर दिया तो 5 करेंगे तो जो 5 का रिजल्ट पहले आया था वही इस बार आ जाएगा। आगे देखो फिर से। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अगला नंबर क्या है। हाँ, अब सर बात मुझे ये, ये डाउट था कि सर ये मॉड्यूल और स्क्रिप्ट हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे? हाँ वो आज हम सीखेंगे। तो जो पाइथन की रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं उनको आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, वो तो आपके पाइथन सेटअप के साथ आ चुकी है, आपको जस्ट उन्हें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। वो मॉड्यूल्स जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आए हैं उनको हमें डाउनलोड करना होगा, वो आपको सिखाऊंगा आज मैं कैसे करते हैं डाउनलोड, उनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है? पहले उनका जो क्वेश्चन था उसको आंसर करते हैं कि क्या हम रैंडम मॉड्यूल को देख सकते हैं जब ये बनाया गया है, तो क्या ये पाइथन प्रोग्राम ही, हमने कहा देखो जहाँ पाइथन इंस्टॉल हुई है वहां चलते हैं सी ड्राइव के अंदर। मैं अपने लैपटॉप में बता रहा हूँ, अब आपके लैपटॉप में जो चेंज आएगा वो सिर्फ इस यूजर नेम का आएगा। सी के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर नेम मेरा आदित्य नाम से आ रहा है, आपका जो भी नाम होगा वो आएगा। और इसके अंदर एक हिडन फोल्डर होगा जो आपके लैपटॉप में दिखाई नहीं देगा, और उस हिडन फोल्डर का नाम है ऐप डेटा। तो अगर मैं अपना लैपटॉप आपकी तरह ही कर लूं तो ये कुछ इस तरह से। अब इस सी के अंदर यूजर्स के अंदर जो यूजर नेम है जिससे अभी आप लैपटॉप चला रहे हैं, उसके अंदर आपको एक फोल्डर सर्च करना है ऐप डेटा। अब ऐप डेटा फोल्डर आपके सिस्टम में तब आएगा जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है, और अगर आप पहले दिन से एनाकोंडा पे काम कर रहे हैं तो फिर आपका लोकेशन अलग होगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप मेरी तरह ही पाइथन पर आइडल से काम कर रहे हैं, तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हिडन आइटम्स को चेक करेंगे। इससे क्या होगा, जो हिडन फोल्डर है वो देखने से हो जाएंगे। तो एक हिडन फोल्डर होगा ऐप डेटा, इसके अंदर जाएंगे, लोकल नाम का एक डायरेक्टरी होगा, ऊपर एड्रेस बार में आप पाथ देखते रहिए, और फिर यहाँ पर एक डायरेक्टरी होगी प्रोग्राम्स नाम की, और प्रोग्राम्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर पाइथन डायरेक्टरी होगी, और पाइथन डायरेक्टरी के अंदर आपका वर्जन जो भी है वो होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल LIB लिव नाम की डायरेक्टरी होगी, लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी के अंदर आप देखेंगे, आप R प्रेस करिए, आगे आपका रैंडम है पाइथन फाइल। अगर इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो कहने को तो ये बात सच है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप समझने आएंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स कोडिंग है जो करी गई है, जो कि बहुत ही टेंड्स टू, कह सकते हैं थोड़ा इम्पॉसिबल सी हो जाएगी समझना, फिर भी कोशिश करते हैं समझने की। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक फंक्शन आपने देखा जिसको मैंने यूज करा जिसका नाम था रैंड इंट। तो इसको सर्च करते हैं क्योंकि ऐसे ढूंढेंगे तो पता नहीं कब मिलेगा। रैंड इंट देखते हैं ये फंक्शन कहाँ लिखा है, ये लिखा। तो जो रैंड इंट नाम का फंक्शन है ये बता रहा है कि रिटर्न रैंडम इंटीजर इन रेंज ए बी इंक्लूडिंग बोथ एंड। अब देखो ये फंक्शन अपने अंदर से किसे कॉल कर रहा है, रैंड रेंज फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अब आपको रैंड इंट फंक्शन का कोड जानने से पहले रैंड रेंज फंक्शन का कोड समझना होगा। तो रैंड रेंज फंक्शन को अगर हम देखें, ये रहा। ठीक है, अब इसका कोड ये रहा। अब इसको आप अपना समझ सकते हैं कि क्या आप यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
कहने को हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें कोड मिला हुआ है, बट अगर हम इसको समझने जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है। ये इतना कोड इन्होंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि रैंड रेंज फंक्शन अपने अंदर से एक और फंक्शन कॉल कर रहा है जिसका नाम है रैंड बिलो। इसको सर जो इन्होंने सेल्फ करके ले रखा है, ये सेल्फ का मतलब व्हाट डज दिस मीन? सेल्फ हेल्प को हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यानी कि इन्होंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करी हुई है, तो हम लोग भी ओके, मीन सेल्फ का कोई वर्ड मतलब कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है ना, एज अ वेरिएबल हम सेल्फ नहीं ले सकते? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप ले सकते हैं। ओके, सेल्फ इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड, इट इज जस्ट ऑर्डिनरी वेरिएबल बाय कन्वेंशन। हम लोग सेल्फ वहीं यूज करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक कि हम सेल्फ नाम से वेरिएबल नहीं बनाते। सर उसमें टाइम से रिलेटेड तो कुछ दिखा ही नहीं जो आपने अभी मॉड्यूल दिखा। आप कह रहे थे ना वो टाइम से रिलेटेड है। देखो ना, मैंने आपको कहा था कि वो जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपने अंदर से जो रैंड इंट फंक्शन है, ये अपने अंदर से कॉल कर रहा है रैंड रेंज फंक्शन। और जो रैंड रेंज फंक्शन है, जब इसको आप देखने गए थे तो आपने वहां पर ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन रैंड रेंज फंक्शन अपने अंदर से लॉजिक लिखने के बाद कॉल करता है एक और फंक्शन को जिसका नाम है रैंड बिलो। अब इस फंक्शन को जाकर देखो, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, जो हो सकता है कि ये फंक्शन भी अपने अंदर से किसी को कॉल करता। तो रैंड बिलो नाम का फंक्शन है, इसको जाके पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। तो हमारे लिए ये है एब्स्ट्रैक्शन। अब ये अपने अंदर से इसका इस्तेमाल कर रहा है, ये किसी और का इस्तेमाल कर रहा है, क्या पता, हो सकता है रैंड बिलो भी अपने अंदर से किसी और को कॉल कर रहा हो। चलिए, तो इट इज लाइक एब्स्ट्रैक्शन। नाउ ये जो मॉड्यूल्स हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखे पढ़े, ये सारे मॉड्यूल्स वो हैं जो पाइथन सेटअप के साथ में यहाँ पर मिले हुए हैं। अगर हम कोई ऐसा मॉड्यूल यूज करते हैं जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आएंगे, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे विकिपीडिया सर्च करने का कोड लिखना है, विकिपीडिया सर्च करने का कोड लिखना है। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि मैंने किसी बैच में ऐसा कराया तो नहीं था, कराया था तो उसको हटा देता हूँ पहले। चलिए, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है PyPy.org, PyPy.org, पाइथन पैकेज इंडेक्सिंग फुल फॉर्म है इसकी, पाइथन पैकेज इंडेक्सिंग। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। अगर गूगल कोई भी एक पाइथन की लाइब्रेरी बनाता है तो गूगल क्या करेगा, उसको इस वाली वेबसाइट पे जाकर अपलोड करके आ जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल अगर पाइथन का कोई मॉड्यूल बनाता है तो ग्रुप ऑफ मॉड्यूल इज इक्वल टू पैकेज एंड ग्रुप ऑफ पैकेज इज इक्वल टू लाइब्रेरी। ठीक, अल्टीमेटली मॉड्यूल का कलेक्शन ही लाइब्रेरी होगी। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई मॉड्यूल बनाता है तो वो इस वाली वेबसाइट पे रख कर आएगा और कोई भी यहाँ से डाउनलोड करके लेके जा सकता है। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर विकिपीडिया की एक लाइब्रेरी आती है जो हम लोग सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो अगर मुझे एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें रियल टाइम एनवायरनमेंट में विकिपीडिया सर्च लगाना है, ठीक है,
तो उसके लिए आपको कोई कोड नहीं बनाना खुद से, क्योंकि एक रेडीमेड लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है विकीपीडिया। यहाँ पर लिखकर सर्च करिए क्या वो लाइब्रेरी है, ये आगे लिखकर विकीपीडिया एपीआई फॉर पाइथन। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Wikipedia is a Python library that makes it easy to access and parse data from Wikipedia। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आप देख रहे हैं, डाउनलोड फाइल। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो विकीपीडिया के मॉड्यूल्स हैं वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद वो किस फोल्डर में डाउनलोड होंगे, जहां पर आपका प्रोजेक्ट, जहां पर पाइथन इंस्टॉल है वहां पर नहीं, आपका सिस्टम का जो डाउनलोड फोल्डर होगा जो ब्राउजर के लिए बनाया जाता है वहां पर डाउनलोड होगा। वहां पर उन सारे मॉड्यूल को फिर कॉपी करके कहाँ पेस्ट करोगे, वही जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो आप इस काम को मैनुअली ना करके कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। क्या करेंगे ऑटोमेटिकली करने के लिए, यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे अपना, और इस कमांड प्रॉम्प्ट पर जब पाइथन को हमने इंस्टॉल किया था तो उस समय एक टूल मिला था जिसका नाम था पिप, PIP। जो पिप नाम का टूल है या पिप नाम का कमांड है, ये बाय डिफॉल्ट इसी वेबसाइट से कनेक्ट रहता है जो हमने यहाँ पर अभी देखी है, pypy.org। आपको क्या करना है, इस पिप कमांड के बाद स्पेस देकर लिखना है इंस्टॉल, और फिर स्पेस देकर उस लाइब्रेरी का नाम जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं या उस मॉड्यूल का नाम जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने विकीपीडिया। तो ये क्या करेगा, इस विकीपीडिया मॉड्यूल को डाउनलोड कर लेगा। आपको मैनुअली गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको मैनुअली उस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए पाइथन सेटअप के साथ पिप नाम का एक कमांड दे दिया गया। ठीक है, लिखेंगे पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा जो अभी हमने देखी थी और इस लाइब्रेरी को सर्च करेगा, और अगर ये मिल जाती है तो उसको डाउनलोड करके जहां आपकी पाइथन इंस्टॉल करी है सीधा वहां जाके कॉन्फ़िगर कर देगा। यानी कि आपको इस लाइन को एंटर करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना, सिर्फ इतना लिखना। ठीक है, एंटर करिए और आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये लिखा गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड विकीपीडिया। तो जो विकीपीडिया लाइब्रेरी डाउनलोड है उसका सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी मैं देखा था 1.4.0, ये हमारा डाउनलोड है। अब जो येलो कलर की वार्निंग आ रही है इसको अभी आप इग्नोर करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका हमारे मॉड्यूल से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये हमने डाउनलोड कर लिया, अब इसका यूज कैसे करें, हमने कहा देखो कैसे यूज करोगे अपने कोड के अंदर। यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट विकीपीडिया। अब इस विकीपीडिया मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है हमारा समरी, और ये जो समरी फंक्शन है, इस समरी फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर अपना सर्च स्ट्रिंग पास करनी है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च स्ट्रिंग हमारी है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने सर्च करना है यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन रियल टाइम एनवायरनमेंट में विकीपीडिया पे जाके सर्च करेगा इस वाले टेक्स्ट को। और विकीपीडिया क्या है, कलेक्शन ऑफ पेजेस। किसी भी विकीपीडिया पेज पर अगर ये लिखकर आएगा तो वो पेज का हमारा डेटा लाकर आपको दे दिया जाएगा। तो जस्ट आई नीड टू रन इट।
So before executing it, if I open this Wikipedia manually and write here Python language on Wikipedia, then it is the result. Python is an interpreted high-level general purpose programming language. This and this and this. ठीक है, इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, तो ये इसका पाइथन पेज है और इस पेज पर ये हमारे कंटेंट है। अब देखते हैं कि जब मैं इसको अपने प्रोग्राम से रन कराऊंगा तो क्या सेम आउटपुट आ रहा है। It is giving Python is an interpreted high level general purpose programming language this and this and this। जो चीज हम यहाँ देख रहे हैं वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर अपने कोड में जो समरी नाम का फंक्शन है जो हमारा सर्चिंग करने वाला काम करता है, इसको कह सकते हैं कि आप इस विकिपीडिया पेज पर जो आपने रिजल्ट ढूंढा है वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं चाहिए, उसके कुछ शुरू के सेंटेंसेस प्रिंट कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक आर्गुमेंट सेंटेंसेस इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि अब पूरा पैराग्राफ ना आकर सिर्फ शुरू के 3 सेंटेंसेस आएंगे। सर जैसे हमने wikipedia.summary लिखा है तो अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है? यार कल बताया तो था, ऐसा ना बोलो, कल नहीं सिखाया था एक मॉड्यूल में कितने फंक्शन है कैसे पता करते हैं, बताओ। अच्छा कल वो मैं ट्राई कर रहा था, चला नहीं। फिर बताओ बाकी कोई। हेल्प से हेल्प, हाँ, हेल्प हेल्प फंक्शन के अंदर विकिपीडिया मॉड्यूल का नाम लिख दीजिए, वो सारा यूजर गाइड ओपन कर देगा विकिपीडिया। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को डायनेमिक करना चाहता हूँ, डायनेमिक का मतलब है कि मैं यहाँ पर पहले से ही सर्च क्या करना है ये नहीं बताना चाहता। रन टाइम पर मैं लिखूंगा यहाँ पर यूजर से इनपुट हम यहाँ लिखूंगा एंटर टेक्स्ट, क्या सर्च करना चाहते हैं या एंटर सर्च स्ट्रिंग। तो जो भी यूजर बताएगा उसके बारे में सर्च करके लेता है। और अगर जो आपने सर्च स्ट्रिंग दी है उसका पेज विकिपीडिया पर नहीं है तो एरर मैसेज। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि सर्च करो कोविड-19 क्या है, तो कोविड-19 का पेज विकिपीडिया ने अगर बना रखा है तो उसके कंटेंट दिखाई देंगे और शुरू के 3 सेंटेंस आएंगे। नहीं बना रखा है तो एरर आ जाएगा, पेज इज नॉट फाउंड। बना रखा है तो ये इसके बारे में बता रहा है। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, enter search string, or if I write here सचिन। अब सचिन तो बहुत है दुनिया के अंदर, अब देखते हैं क्या ये सचिन का मतलब सचिन तेंदुलकर मानता है या कोई और सचिन मानता है। ये एरर देता है कि भाई सचिन नाम से कुछ नहीं है हमारे पेज पे। इट इज गिविंग सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये वही है जो आपका रियल एनवायरनमेंट में विकिपीडिया सर्च का रिजल्ट है। ठीक है? और कोई आप ऐसा स्ट्रिंग पास करते हैं जो विकिपीडिया पर उसका पेज अवेलेबल नहीं है, तो आपने सर्च स्ट्रिंग में लिख दिया यहाँ पर मान लीजिए ABCD। अब ABCD नाम से मुझे नहीं लगता कि पेज होगा, जब पता नहीं वो अल्फाबेट बता दे। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिलेगी आपको, ये एरर हमारी मिलनी शुरू हो गई। तो जो भी आप यहाँ पर विकिपीडिया मॉड्यूल का सर्च करना चाहते हैं इस मॉड्यूल के थ्रू सर्च करें। इसी तरह से अगर आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं पाइथन कोड का इस्तेमाल करके, आपके पास
पाइथन का कोड है और आप उस कोड का इस्तेमाल करके यूट्यूब के किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वालों ने पाइथन का एक ऐसा मॉड्यूल बनाकर हमें दे दिया है जिसमें आप यूआरएल पास करिए, फिर यूआरएल के बाद बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, एचडी चाहिए या किस रेजोल्यूशन का वीडियो चाहिए। उसके बाद फिर वो आपको वीडियो डाउनलोड करने का मेथड दे देते हैं, डाउनलोड नाम का ही एक फंक्शन दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाकर चेक करूँ क्या यूट्यूब का वीडियो इंटीग्रेशन पाइथन में किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो मॉड्यूल है उसका नाम है पाईट्यूब। तो आप देखें तो ये पाइथन 3 लाइब्रेरी फॉर डाउनलोडिंग यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब से अगर आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पाइथन की लाइब्रेरी दे रखी है और अभी ये 1 महीना भी नहीं हुआ है, 18-20 दिन पहले। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये 1 महीने पहले पाइथन में आई है, नहीं, इसका मतलब है ये अपडेट जो हुई है वो लास्ट अपडेट डेट ये है। ये पाइथन की लाइब्रेरी है तो बहुत पहले से ही, कई सालों से पाइथन के अंदर है, लेकिन नए नए वर्जन इसमें हमारे रिलीज कर देंगे। तो आप क्या करें, इसे डाउनलोड करेंगे और इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाइथन के कोड में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर इंपोर्ट पाईट्यूब तो एरर दे देगा, बोलेगा पाईट्यूब नाम से कोई मॉड्यूल नहीं होता, कह रहा है नो मॉड्यूल फाउंड एरर, पाईट्यूब नाम से कोई मॉड्यूल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं लिखा पिप इंस्टॉल पाईट्यूब, एंटर करेंगे, हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाईट्यूब। यानी कि अब आप 2-4 लाइन का कोड लिखकर यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब रन कराएंगे तो शायद एरर नहीं आएगी, देखो इस बार एरर नहीं आ रही, चल गया, इसका मतलब पाईट्यूब मॉड्यूल डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट पाईट्यूब एज पीटी, शॉर्ट कर देते हैं। अब इस पाईट्यूब मॉड्यूल के अंदर हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम ही यूट्यूब है। ठीक है, तो लेट मी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूट्यूब नाम का फंक्शन कॉल करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, उस वीडियो का कनेक्शन मिलेगा, जिस वीडियो का यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, अपना यूआरएल। तो यहाँ पर क्या पास करना है, वो वीडियो जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं यूट्यूब से, उसका यूआरएल आप यहाँ लिख दें। क्या आ गया, आपका कनेक्शन आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस कनेक्शन से डाउनलोड करने के लिए एक स्ट्रीम क्रिएट करोगे। यहाँ लिखोगे yt डॉट, लेट मी चेक, written this code, you need to write here pt dot, तो ये कोई यूआरएल है किसी वीडियो का, मुझे नहीं पता लास्ट बैच मैंने जो दिखाया था किसका है। ठीक है, तो इस यूआरएल पर जो वीडियो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन से क्या हो रहा है, पाईट्यूब मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे यूट्यूब फंक्शन से क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है। अब इस कनेक्शन पे हमारे बहुत सारी स्ट्रीम्स रखी हुई हैं, HD स्ट्रीम,
या अलग अलग रिजोल्यूशन की स्ट्रीम्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो आपने जो सबसे पहली स्ट्रीम वहां होगी वो आपने डाउनलोड कर ली। सबसे पहली स्ट्रीम सबसे लो रेजोल्यूशन की स्ट्रीम होगी। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर फर्स्ट लिख दी, और फिर उस स्ट्रीम पर आपने डाउनलोड नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी लैपटॉप में ई ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो जाए। सो यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। ये तो आसान है, ये भी आसान है। तो एक ही लाइन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला यूट्यूब मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, दूसरा यूट्यूब फंक्शन का यूज करके उस वीडियो के साथ कनेक्शन बनाएंगे, और तीसरे में हम किसी स्ट्रीम को गेट करके उस स्ट्रीम का वीडियो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो ई ड्राइव के अंदर पहले देखते हैं कि वीडियो तो नहीं है मेरे पास। एक वीडियो है, बाहुबली नाम से कुछ है, तो एक और आ जाना चाहिए। इफ आई रन दिस, none type object has no attribute. Let me write the same code as it is. It is not downloading. Let me check one by one. If I print this YT, let's see. You are getting the YouTube object. After that, if I write YT dot streams dot first, इसका मतलब है जो हमारी सबसे पहली स्ट्रीम है वो नहीं मिल रही है। So, क्या करेंगे इसके लिए, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट थी pipei.org, इस पर जाकर इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए, या हेल्प से भी इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं क्या ये कहेंगे। डॉट स्ट्रीम्स डॉट फर्स्ट डॉट डाउनलोड, लिखा तो सही है। Let me check this code.
instead of first if I write okay, it means we are not getting any string. It is giving empty list. That's why it is giving error. Might be this URL is not. If I use this URL, मुझे लगता है जो URL लिखा है वो शायद सही नहीं है या जो भी प्रॉब्लम. Let me change this. Yes. यानी कि जो आपका URL लिखा था ना वो URL यहाँ पर सही नहीं है. आप अपना कोई भी URL लिखिए और वो URL आपको यहाँ पर प्रोवाइड, जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं उस URL पर जो भी स्ट्रीम है आप इसको लिख दीजिए, सही चलेगा. yt डॉट streams डॉट फर्स्ट download and you want to download this video on YouTube. तो आप अपना कोई भी URL जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं. If I run this code, see what will happen. YouTube रिवाइंड, ये कोई वीडियो डाउनलोड हुआ है जो अपने चला कर दे लेना 26 MB. ठीक है, तो आप रन टाइम पर इनपुट यूजर से ले सकते हैं. ठीक है, इसमें आपने क्या पास करना है, सिर्फ वीडियो का URL आपको बताना है कि क्या URL है वीडियो. तो जो URL आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए. अगर वो सही नहीं होगा तो वही एरर आएगी जो अभी मेरी आ रही थी. तो जो यहाँ पर लिखा था माइट भी कुछ रॉन्ग होगा URL, इसलिए वो हमारी एरर आ रही थी. ठीक है, चलिए, तो हमें यूट्यूब वीडियो डाउनलोड नहीं करना है, हमें समझना है मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है. इस तरह से हम मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. तो कोई भी लाइब्रेरी जो हमें पाइथन के अंदर मिली हुई है उसको हम यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे और उसके फंक्शंस को यूज करेंगे. अगर वो नहीं मिली है तो पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे अपने कोड में यूज करेंगे. नाउ ये हो गया पाइथन और पाइथन के मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट. देखते हैं वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और आसान कॉन्सेप्ट क्या है. एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों से पूछूंगा और आपको भी अजीब लगेगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में इतनी सारी बातें हो सकती थी, क्योंकि आपको लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये तो पहली क्लास का क्वेश्चन, पाइथन की पहली क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं और जो चीजें छुपी हुई हैं वही हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा. सब लोग देखिए और सब लोग कोशिश करना है इस क्वेश्चन का आंसर करने की. मैं लिखा यहाँ पर प्रिंट एप्पल, उसके बाद लिखा प्रिंट मैंगो, उसके बाद लिखा मैंने प्रिंट बाय. छोटा सा प्रोग्राम है और बताइए इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो इस प्रोग्राम का
आउटपुट क्या है? बाय में सेमी कॉलम नहीं लगा है। जो भी है आपके सामने है। एप्पल मैंगो के बाद एरर आ जाएगी। पहला ऑप्शन आया, एप्पल प्रिंट होगा, मैंगो प्रिंट होगा, उसके बाद एरर आ जाएगी, क्योंकि दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि मैंने बाय में स्प्रिंग को क्लोज नहीं किया। ठीक है, डेफिनेट इन दिस प्रोग्राम आई एम हैविंग एरर, बट द थिंग इज व्हाट, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्या जब तक सही है तब तक एग्जीक्यूट होगा या चलेगा ही नहीं। एग्जीक्यूट होगा, वो लाइन बाय लाइन चलता है ना। मैंने Python। चलता है, ऐसा हमने सीखा है, बिल्कुल सही बात है। एप्पल आएगा, मैंगो आएगा, फिर बाय के बाद क्या प्रोग्राम आगे बढ़ेगा? बाय वाले लाइन में तो एरर है, वो तो नहीं चलेगी, अगेन बाय मैसेज प्रिंट होगा? नो सर। नो। नो। नहीं। नया क्या लगता है आपके लिए? सर मुझे लगता है कि एप्पल मैंगो प्रिंट होगा, बाय पे एरर आएगी, अगेन बाय प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि एरर प्रिंट बाय वाली लाइन पे आएगी। पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग। इस प्रोग्राम तो इतना सिंपल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के हम अलग अलग आउटपुट इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी ध्रुव बताना चाहोगे कुछ इसके बारे में? सर एप्पल मैंगो के बाद एरर आ जाएगा। मतलब काफी सारे लोग इस बात पर एग्री हैं, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है कि भाई एप्पल मैंगो तो सर कहीं नहीं गया, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सरप्राइज तब आएगा जब एप्पल भी प्रिंट ना हो। मैंगो तो छोड़ो, एप्पल भी प्रिंट ना हो, फिर आपको लगेगा पता नहीं हमने पाइथन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो कुछ नहीं है, ना एप्पल प्रिंट हुआ ना मैंगो प्रिंट हुआ और अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है पाइथन में, है ना। इसका मतलब ये है कि एक नई चीज हमारे सामने आई है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो वही है जो आपने आंसर दिया था, और अब मैं एक और सिचुएशन ला रहा हूँ और उस सिचुएशन में वही आंसर आएगा जो आप सब लोग बता रहे हैं। इस प्रोग्राम में एप्पल प्रिंट हुआ, मैंगो प्रिंट हुआ, एक्स वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई, और मुझे पता है कि मैंने कहीं भी प्रोग्राम में एक्स नाम का वेरिएबल नहीं बनाया। गारंटेड इस प्रोग्राम में एरर है, एक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार आपका वही एग्जीक्यूशन होगा जो आप सब लोग सोच रहे हैं और जैसा आज तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो आउटपुट आएगा एप्पल, उसके बाद मैंगो, उसके बाद एरर आएगी, उसके बाद का कोड नहीं चलता। ठीक है, अब हमें ये अपने आप को समझाना है कि कोई हमें ये कह दे कि मेरे प्रोग्राम में एरर है, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि बताओ एरर है या नहीं, वो कह रहा है मेरे प्रोग्राम में एरर है, मुझे ये बता दो कि मेरी लाइन नंबर 5 में एरर है, क्या लाइन नंबर 5 के पहले के स्टेटमेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो मैं उससे आंसर क्या दूं? क्योंकि दो सिचुएशन हमारे सामने है। इस वाली सिचुएशन में आपका जिस लाइन में एरर है उसके पहले के तक के स्टेटमेंट चल रहे हैं, जैसा कि हम लोग आज तक जानते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने दिखाया था उसमें तो पहली लाइन भी नहीं चली थी। ठीक है, इवन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्रोग्राम में 1000 लाइन लिखी हुई है, शुरू की 999 लाइन सही है, आखिरी लाइन पर वो मैसेज लिखा था डबल कोट्स क्लोज ना होने वाला, तो क्या 999 लाइन बेकार हो गई? आंसर इज यस, कोई मतलब नहीं है उनका, एक लाइन का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एरर पाइथन में थोड़ा सा हमारा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत आसान है। तो हमें बस ये जानना है कि पाइथन में दो तरह के एरर होते हैं। एक वो एरर है जो अगर प्रोग्राम में आ जाए तो कोई भी लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होता, और दूसरी वो तरह एरर होती हैं जो अगर किसी लाइन पर आ रही है तो उस लाइन से पहले तक का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद फिर कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो हमें इसी को आज डिस्कस करना है, थोड़ा सा और इस पर हम डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या करा, ये एप्पल है, ये मैंगो है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बनाना, और इस प्रोग्राम की लास्ट लाइन पर मैंने क्या करा, ये जो फंक्शन का पैरेंथेसिस क्लोज करना था ये मैं भूल गया,
तो अब एक भी लाइन नहीं चलेगी। मैं प्रिंट की स्पेलिंग में एन लिखना भूल गया, तीनों चलेंगे, एप्पल चलेगा, मैंगो चलेगा, लेकिन लास्ट वाला कोड नहीं चलेगा, और उसके आगे कुछ भी लिखा होता तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर दो तरह की एरर होती हैं। पहली जो एरर है उसका नाम होता है सिंटैक्स एरर्स इन पाइथन। तो पहली तरह की जो एरर है इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स और दूसरी तरफ की जो एरर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर और दूसरा है हमारा एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर अगर मेरे प्रोग्राम की आखिरी लाइन पर भी है तो कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन है तो जिस लाइन पर है उस लाइन के बाद से कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन उस लाइन से पहले तक का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब सीधा सा क्वेश्चन ये है, सर हमें ये कैसे पता चलेगा ये एरर सिंटैक्स एरर कैटेगरी में आएगी या एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगी? सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि जो रूल्स आपको बताए गए हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, उन रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया है। अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हैं तो फिर आपका वो सिंटैक्स एरर। किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप डबल कोट्स में ओपन करेंगे तो ये रूल है कि उसको मैचिंग कोट्स भी आपको लिखना पड़ेगा। मैचिंग कोट्स अगर आपने लिखा तो आपकी सिंटैक्स एरर मानी जाएगी। ये रूल है कि किसी भी फंक्शन का पैरेंथेसिस अगर आप लगाएंगे तो आपको उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। ये रूल है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करा तो आपको उस इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट में कॉलन लगाना होगा, और आपने बिना कॉलन लगाए आपने कह दिया चलो छोटी सी तो बात है, हो सकता है पाइथन संभाल ले इसे, नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स, यू हैव टू पुट कॉलन, अदरवाइज इट इज सिंटैक्स एरर, कुछ नहीं चलेगा। पूरा प्रोग्राम सही है शुरू का, बस एक गलती की वजह से कुछ नहीं चलेगा। तो सिंटैक्स एरर का मतलब है इस तरह की एरर जो रूल्स हैं किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी एरर सिंटैक्स एरर कहलाती है। अगर आपका कोड सिंटैक्स एरर में सही है, कोई एरर नहीं है, फिर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जाए, और हर लाइन का एग्जीक्यूशन करते समय अगर उस लाइन पर कोई एरर आती है तो उस एरर को एक्सेप्शन नाम दिया है। तो अगर कोई आपसे पूछता है इन दोनों में से पहले कौन सी एरर चेक होती है तो आप बोलेंगे सिंटैक्स एरर। और जब सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं होती है तो कोड का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जाता है। एग्जीक्यूशन होते होते जिस लाइन तक हम आ गए वहां तक का आउटपुट मिल गया, और जिस लाइन पर कोई एरर आ गई एग्जीक्यूशन टाइम पर, वो हमारी क्या बन जाएगी, एरर एक्सेप्शन बन जाएगी, और उस एक्सेप्शन के आने से प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन में चला जाएगा। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब है कि रिमेनिंग स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम में कब कब एक्सेप्शन आएगी? रूल ब्रेक होने पर सिंटैक्स एरर आती है। एक्सेप्शन आने की वजह होती है कि लॉजिकली आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, सिंटैक्टिकली स्टेटमेंट सही है, लॉजिकली आपका प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है वो जब एग्जीक्यूट करा गया तो उसमें एरर आ गई। जैसे रिसोर्स नहीं मिला, आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम को बनाते समय आपका रिसोर्स नहीं मिला, जैसे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिला। अभी आप विकीपीडिया लाइब्रेरी बना रहे थे, विकीपीडिया लाइब्रेरी का जो सर्च था वो आपके लोकल लैपटॉप से तो सर्च करेगा नहीं। मान लीजिए आप विकीपीडिया लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं अपने कोड में और इंटरनेट है नहीं आपके पास, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस लाइब्रेरी से? कैसे मिल जाएगा भाई, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो क्या ये सिंटैक्स का पार्ट है कि इंटरनेट कनेक्शन मेरे लैपटॉप में नहीं है तो इसमें पाइथन क्या कर लेगा भाई? तो ये क्या है हमारा एक्सेप्शन बनेगी। एरर तो आएगी ना, इंटरनेट नहीं है आपके कोड में, कोड रन तभी हो पाएगा जब इंटरनेट होगा।
इस तरह से रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स का मतलब डेटाबेस हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, मेमोरी नहीं मिल रही है। तो जब भी लैक ऑफ रिसोर्स की सिचुएशन बनेगी मेरे कोड के अंदर, तो वो हमारा क्या बनेगा, हमारा एक्सेप्शन बनेगा। अब मैंने एक पाइथन की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर अगर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं इस तरह से 10, 20, 30, और यहाँ पर हमने लिखा L ऑफ 0, यानी कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं, इस लिस्ट के 0 इंडेक्स का एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं। सही है आपका, है ना। इसके पहले का मैसेज अगर आप लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद का लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ सही है। बट द थिंग इज व्हाट, in this program, if you try to access index that does not exist, then what will happen? Suppose यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया मैंने 5। अब सोचो लिस्ट में 0 इंडेक्स पर ही है, फर्स्ट इंडेक्स पर ही है, सेकंड इंडेक्स पर ही है, फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है, रिसोर्स नॉट फाउंड, कुछ है ही नहीं। फिफ्थ इंडेक्स पे तो कुछ नहीं है, तो क्या ये सिंटैक्स एरर है? सिंटैक्टिकली तो मैं सही लिख रहा हूँ, यही तो सिंटैक्स होता है। हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैं गलत हूँ। अब ये सिंटैक्स एरर है ना। तो अब ये सिंटैक्स एरर आ जाएगी कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाते हैं इंडेक्स का तो दोनों तरफ लगाते हैं, ये सिंटैक्स है। अब मैंने वो फॉलो करा है। अब आपके लॉजिक है कि आप कौन सा पोजीशन का वैल्यू गेट करना चाहते हैं। अगर वो पोजीशन नहीं मिली, दैट इज लॉजिकल एरर। सिंटैक्टिकली आप सही लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आ गई, इंडेक्स है, हाई प्रिंट हुआ, लेकिन एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया और बाय प्रिंट आपका नहीं हुआ। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इन प्लेस ऑफ लिस्ट सपोज आई एम हैविंग डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी के अंदर, हाँ भी अमित बताओ क्या पूछना है। सर ये सिंटैक्स एरर का सर लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब आप किसको सिंटैक्स एरर कह रहे हैं इसमें? किसको सिंटैक्स एरर कह रहे हैं? किसी हाँ स्टेटमेंट सर, में। अभी वहाँ पे सर इंडेक्स, वहाँ पे जो एरर दिखाया था इंडेक्स एरर था हाँ, सर। सिंटैक्स एरर, इंडेक्स एरर, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जब भी सिंटैक्स एरर आएगी तो उसका कोई नाम नहीं होगा, वो सिर्फ सिंटैक्स एरर लिख कर आएगी, और उसके अलावा जितनी एक्सेप्शंस आएंगी उनका नाम होगा, इंडेक्स एरर या मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो ये जितने भी नाम हैं ये सब एक्सेप्शन की कैटेगरीज होती है। सिंटैक्स एरर का कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ सिंटैक्स एरर होती है। सर पहचान क्या है सर, कैसे हम पहचाने सिंटैक्स एरर आया ये? जैसे पहचानोगे सिंटैक्स एरर है या नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, योर नेम इज अमित, सही लिखा गलत लिखा है ये? सर सही लिखा है सर, प्रिंट नहीं लगा तो सर ये कहाँ मतलब सिंटैक्स एरर आएगा? अंग्रेजी में यार भूल जाओ, पाइथन में, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है मैंने, सही लिखा गलत लिखा है? सर सही लिखा है सर, योर नेम इज अमित। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम फुल स्टॉप इज अमित योर। अब रॉन्ग है सर ये। कैसे पता? सर ये मतलब आगे पीछे है ना सर, क्योंकि अब सर जैसे योर नेम इज अमित ये करेक्ट वर्ड है, नहीं, नेम डॉट इज हाँ तो अमित योर। क्या आपको किसने बताया कि ये सही लिखा है, और आपको कैसे पता चला ये गलत लिखा है? अकॉर्डिंग टू द सर इंग्लिश देखिए, ग्रामर। यस सर। ये तो बोलेंगे, तो ग्रामर हमें यूज करनी होती है। अगर हम हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी की क्या होती है, व्याकरण होती है ना। इसी तरह से यस जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज भी तो एक भाषा ही होती है, हिंदी इंग्लिश की तरह, तो उसकी भी तो ग्रामर होगी नहीं होगी। उस ग्रामर को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, ठीक है। तो अब पाइथन के अंदर अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को ओपन करते हैं तो सिंटैक्स है, ग्रामर है, तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, और अगर आपने इसे क्लोज नहीं करा तो ये आपकी सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो इस तरह से पाइथन के अंदर हर स्टेटमेंट को जब आप लिखते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होता है। जैसे आपको मैंने फंक्शन पढ़ाई, तो हमेशा मैंने आपको बताया कि फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स ये है, डैश, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉलम लगाएंगे। जब मैंने आपको इफ पढ़ाया तो मैंने आपको सिखाया कि इफ कीवर्ड लगाते हैं,
फिर यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सिंटैक्स सिखा रहा हूँ। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पाइथन में पढ़ाया गया है आपको, हमेशा उस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद उसका क्या सिखाया गया आपको, सिंटैक्स, ताकि आप उसको कोड सिंटेक्स। में लिख पाए। ठीक है, अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगी, हमारी एरर आएगी। ठीक है, चलो अब मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ, 10 को डिवाइड करा 2 से, तो सबको सही है, यस सर। ये आएगा 5। 5। और अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो पाइथन में ये लॉजिकल एरर है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते पाइथन में, करोगे तो एरर आएगी। कौन सी वाली, एक्सेप्शन कैटेगरी की, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, यूजर से आप एक नंबर इनपुट करा रहे हैं, लिखा एंटर नंबर, और जो भी नंबर यूजर से आएगा आपने उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके बस प्रिंट कर दिया। अब देखो, यूजर एक नंबर देगा तो इनपुट फंक्शन उसे कैसे रीड करेगा, स्ट्रिंग में, और इंट फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग का क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। तो अगर मैं लिखता हूँ एंटर नंबर और यहाँ लिख दिया 10, तो 10 स्ट्रिंग में रीड करा गया, इंट फंक्शन ने इसको इंटीजर बना दिया और फिर हमारा ये प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर नंबर, नंबर की जगह उसने लिख दिया एबीसी, तो एबीसी फंक्शन का जब इंटीजर फंक्शन एबीसी वैल्यू का जब इंटीजर फंक्शन इंटीजर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है एरर, ये लॉजिकल एरर है। लिखा तो आपने सही है, लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन इनपुट फंक्शन से जो इनपुट आया है वो ऐसा है ही नहीं जिसको इंटीजर में बदला जा सके, है ना। तो यहाँ पर अब क्या आएगी, आपकी एक एरर आ जाएगी, क्या है, हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक्सेप्शंस कैटेगरी की एरर होती है। ठीक है, तो कुछ कॉमनली यूज जो एक्सेप्शंस हैं उनको मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। It is an unwanted condition that occurs execution of program. अच्छा, अगर मैं रियल टाइम पर आपको कोशिश करूं समझाने की सेम सिचुएशन को, मान लीजिए अब आप मार्केट से, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, हीटर लेकर आए XYZ ब्रांड का। जब आप हीटर लेने गए तो आपने अच्छे से वहाँ चेक करा, घर लेकर आ गए और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी हीटर का एग्जीक्यूशन हो रहा है और जिस पर्पस के हीटर आपने परचेज किया था वो अपना चल रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, वोल्टेज बहुत हाई आ गया। इस वोल्टेज के हाई आने से हीटर चल रहा था, अब हीटर के अंदर कोई कमी आ गई, अब वो नहीं चल रहा। तो ये जो हमारी हीटर के अंदर एरर आई है, ये कौन सी एरर कहलाएगी, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हाँ भाई हमें, सर एक्सेप्शन आपने अपनी लाइफ में इस वर्ड को पहली बार कहाँ सुना था, जावा में सर, जावा में सुना था, एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग में पढ़ना था। अच्छा, उससे पहले अगर आप जावा नहीं पढ़ते तो उससे पहले आपने नहीं सुना है इसको, सर मैंने तो नहीं सुना। कभी नहीं सुना। ठीक है, किसी और ने कहीं सुना है इस वर्ड को नॉन टेक्निकल वे में, एक्सेप्शन वर्ड को। सर नॉर्मली तो बोलते हैं ना, मतलब जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कोई एक्सेप्शन केस, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो नहीं बता ऐसे पाऊंगी मैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो
पेंडेमिक है, ये हर साल होता है, नो सर। एक्सेप्शनली 2020 में हो गया। समझ रहे हो, जो कभी कभार होता है, हिंदी बोलते हैं इसे अपवाद। केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना आपने कभी 10+2 में, उसमें बहुत सारे अपवाद थे। फिजिक्स में बहुत सारे, केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो बियॉन्ड द रूल चलती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, तो हम उस प्रोग्राम को जब लिख रहे हैं तो वो सही चल रहा है। एक्सेप्शनली कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलत इनपुट की वजह से हमारा हीटर खराब हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना कि डेली वोल्टेज हाई आ गए और हमारे सारे जो घर पे अप्लायंसेस लगे हुए हैं सारे खराब हो जाएंगे फिर तो। एक्सेप्शनली कभी वोल्टेज हाई आ गए, अब आ गए तो खराब हो गए। हाँ, तो क्या बोलेंगे उसे हम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारा एक अनवांटेड कंडीशन आ गई। अनवांटेड कंडीशन क्या, हीटर वाले एग्जांपल में हाई वोल्टेज का आना। अगर वो हाई वोल्टेज नहीं आते तो हमारा हीटर खराब नहीं होता, है ना। इसी तरह से हम क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपका लिखा सब कुछ सही है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जो कभी कभी बनती है, हमेशा नहीं बन रही है। यूजर से आप बोलोगे एंटर नंबर, तो यूजर नंबर ही एंटर करेगा, अपना नाम नहीं लिखेगा। लेकिन 10 में से कोई एक यूजर अपना दिमाग लगा दे और वो ये सोचे कि अच्छा एक काम करते हैं, प्रोग्राम मांग तो रहा है हमसे नंबर, इसको ना नंबर की जगह अपना नाम देते हैं, देखते हैं क्या करेगा ये। एक्सेप्शनली कोई ऐसा सोच ले। समझ में आती है कहानी, है ना। अब सोचो, आप एटीएम में जाते हो और आप अपना पिन नंबर एंटर करते हो। पिन नंबर जनरली डिजिट में होता है, वो तो बैंक वालों ने जो कीबोर्ड लगा रखा है वहां पर उसमें डिजिट ही दे रखी है। मान लो उन्होंने डिजिट के साथ साथ अल्फाबेट की भी दे रखी होती, तो क्या कोई हमें रोक लेगा उन्हें प्रेस करने से? हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना रन टाइम पर इनपुट, हम तो यूजर हैं। जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो सोचे हमारे बारे में कि यूजर ने अगर ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा। तो वो सब क्या है, एक्सेप्शन। जनरली ऐसा नहीं होता। इसी तरह से जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में सब कुछ सही है, एक्सेप्शनली कुछ ऐसी इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम में एक एरर जनरेट हो जाती है और उसकी वजह से कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो वो जो हमारी अनवांटेड कंडीशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक एक्सेप्शन कह रहे हैं। सो इट इज एन अनवांटेड कंडीशन दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और इसके आने से क्या होता है, इसके आने से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन terminates the program abnormally। जो हमारा प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब ये बताओ कि अगर आपसे कहा जाए कि ये जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, तो इस पैंडेमिक से क्या कोई हमारा बचने का तरीका है? भाई एक तो मास्क पहनो, है ना, सैनिटाइजर यूज करो, और अब वैक्सीन आ जाए तो अपनी वैक्सीन यूज करो, है ना, अपने आप को वैक्सीनेट करा लो। तो ये क्या है, इसके सेफ्टी रूल्स हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे कहें कि वोल्टेज हाई घर में आ गए, मेरा हीटर खराब ना हो जाए, मेरा टीवी खराब ना हो जाए, तो क्या करें? एक स्टेबलाइजर लगवा लो जो वोल्टेज कंट्रोल करता रहे। अगर ऐसा कभी होगा तो आपका जो अप्लायंस है वो खराब नहीं होगा। तो यही चीज तो हम कह रहे हैं यहाँ पर। क्या हम प्रोग्राम के अंदर मास्क लगा सकते हैं, प्रोग्राम को सैनिटाइज कर सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर वायरस आ जाए प्रोग्राम के अंदर, या कोई हमारा प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ जाए, तो हमारा वो हैंडल हो जाए, प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करे बस, है ना। तो क्या हमको स्टेबलाइजर लगा सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर? हाँ, लगा सकते हैं। और उसी को इम्प्लीमेंट करना, उस स्टेबलाइजर को लगाना, है ना, वो पूरा प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना ही क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को हैंडल करना, एक्सेप्शन को डील करना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें कॉमनली यूज एक्सेप्शन इन पाइथन, तो जो डे टू डे प्रोग्रामिंग में आने वाली एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में मैं लिख देता हूँ, जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो एक होती है हमारी जिसका नाम है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर तब आती है जब आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर जो इंडेक्स को सपोर्ट करता है, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, है ना, और आप उसमें गलत इंडेक्स का यूज करते हैं।
ड्यू टू इनवैलिड इंडेक्स। ठीक है। दूसरा है हमारा जो आता है वैल्यू एरर। ये कब आता है? जब आप टाइप कन्वर्ट करते हैं, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो हमारी जो एक्सेप्शन आएगी उसका नाम होगा वैल्यू एरर। इनवैलिड टाइप कन्वर्जन। तीसरा हमारा आता है जिसका नाम होता है की एरर। ये तब आती है जब हम कोई डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं और उस डिक्शनरी का हम कोई की का इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं, लेकिन वो की नहीं है, तो हमारी क्या एरर आएगी? की एरर। इसी तरह से अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें एक मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है, वो मॉड्यूल है ही नहीं हमारे लैपटॉप में, तो जो एक्सेप्शन आएगी वो आएगी मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। जैसे नाम वैसे ही काम दिख रहा है, जीरो डिवीजन एरर। एक्सेप्ट। और भी वजह हो सकती हैं हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने की। ठीक है। अब आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है ये जो हमारे सामने सिचुएशन आई है एक्सेप्शन की, इसको डील करना। डील करने का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए तो उसके आने से प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो जाता है वो टर्मिनेट नहीं होना, पूरा चले प्रोग्राम आगे का। तो अगर हम कुछ करें इस काम को, तो उस काम को करना ही क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन अवॉइड कर देते हैं। ठीक है। इट इज अ टेक्निक that avoids abnormal program termination। अब इसको कैसे हम लोग पाइथन में इंप्लीमेंट करें, इस टेक्निक को कैसे पाइथन के अंदर लिखा जाए? तो पाइथन ने हमारे लिए कुछ कीवर्ड दिए, जैसे ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज कीवर्ड्स are used to implement exception handling। तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और छोटे से प्रोग्राम में ही हमारा ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आसान टॉपिक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है। पहले तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिख दिया जिसका नाम कर दिया है, और लास्ट में एक मैसेज कर दिया इसका नाम कर दिया पर। तो मेरा टारगेट है ये दोनों मैसेज चलने चाहिए और बीच का भी कोड चलना चाहिए, बीच में कुछ भी होता रहे बाय जरूर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यूजर से पहले एक हाई मैसेज के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट रख दिए 10, 20, 30, 40, और मैं यूजर से कह रहा हूँ यूजर एक इंडेक्स एंटर करिए।
और मैं उसको बता भी रहा हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में देना। 0 इसका इंडेक्स है, फर्स्ट इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड इसका है। इसके बाद भी अगर यूजर नहीं मानता है हमारी बात और वो एक ऐसा इंडेक्स दे देता है जो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर आनी है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो एलिमेंट है वो इस इंडेक्स पर क्या है। अभी देखो ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली परफेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं है। लॉजिकली मुझे भी नहीं पता कि ये गलत होगा सही होगा, डिपेंड करेगा यूजर इनपुट। यूजर ने इंडेक्स दिया 1, तो जब ये 1 मैं एंटर करूंगा तो इंडेक्स वेरिएबल में ये 1 इंटीजर बनकर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगली लाइन जब चलेगी तो एल ऑफ इंडेक्स यानी कि एल ऑफ 1 की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। ऑल इज वेल, प्रोग्राम में कहीं कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो इस प्रोग्राम को जो भी रन कराएगा इस मैसेज को देखेगा कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 देनी है, तो वो यही देने की कोशिश करेगा। अब एक्सेप्शनली किसी ने अपना दिमाग ज्यादा लगा दिया और उसने लिख दिया यहाँ पर 100। अब क्या कर लोगे? अब उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। अब प्रोग्राम में अगर ये 100 हमारा इंडेक्स बनकर यूज होगा तो यहाँ पर जो एल ऑफ इंडेक्स है यानी एल ऑफ 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो अब 100 इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं, क्या आ जाएगी? एक्सेप्शन। प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, बाय मैसेज प्रिंट नहीं होगा, या हर वो स्टेटमेंट जो इस लाइन के बाद लिखा है वो नहीं चलेगा। अब इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कराता हूँ और जब इस बार इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ तो मैंने इस बार यहाँ पर क्या लिखा, एंटर इंडेक्स की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर ABC। अब ये जो ABC है अगर हम ध्यान से देखें तो ABC इंटीजर बन ही नहीं सकता, यानी कि इस लाइन तक तो बात ही नहीं आएगी। इसी लाइन पर क्या आ जाएगी? हमारी एक्सेप्शन आ जाएगी। देखो क्या आ रही है? वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब आप कह रहे थे प्रोग्राम इस तरह से लिखेंगे कि वो हमारा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करता हुआ चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने प्रोग्राम में ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनके एग्जीक्यूशन से हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमारी एक्सेप्शन आ सकती है। कब? जब यूजर ने जो इनपुट दिया है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो प्रॉपर इंटीजर है और वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा तो हो सकता है इस लाइन पर एरर आए। अगर वो इंडेक्स हमारा जो है वो बाहर का इंडेक्स हो गया, रेंज बाहर हो गई, ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को उठाकर हमें कहाँ लिखना है? एक ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है, TRY, और इसका बनाएंगे इंडेंटेशन का यूज करके ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक का कहना यह है कि मेरे अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं अगर उनमें से किसी के अंदर भी एक्सेप्शन आ जाती है तो कंट्रोल को इमीडिएटली एक दूसरे ब्लॉक को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस ब्लॉक का नाम होता है एक्सेप्ट ब्लॉक। ये हो गया मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक्सेप्ट ब्लॉक के लिखे स्टेटमेंट को रन कर दिया जाता है। तो अब देखो, ट्राई ब्लॉक से आप यूजर से इंडेक्स ले रहे थे और इस लिस्ट का एक एलिमेंट प्रिंट कर रहे थे उस इंडेक्स का जो यूजर बताएगा। ट्राई ब्लॉक उस काम को पूरा नहीं कर पाया, एक्सेप्शन आ गई। एल्स ब्लॉक इज लाइक अल्टरनेट कोड। एक्सेप्ट ब्लॉक तब चलेगा जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आएगी। तो आपने यहाँ पर इसका एक अल्टरनेट इंडेक्स बता देना है, इंडेक्स इक्वल टू 0, और यूजर को एक मैसेज प्रिंट करा दो कि यूजर, हमने आपसे इनपुट मांगा और आपने सही नहीं दिया, अब हम अपनी तरफ से एक इनपुट लेकर चल रहे हैं और प्रोग्राम उसी इनपुट पे आगे कंटिन्यू हो। तो अब यूजर को ये नहीं लगेगा कि आउटपुट आगे का जो आ रहा है वो ऐसा क्यों आ रहा है। अब प्रॉपर मैसेज यहाँ पर लिख दो, इनवैलिड
input using 0 as alternate index। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर L ऑफ इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करें। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर आपके प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी भी तरह की एक्सेप्शन बनती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के स्टेटमेंट चलेंगे और उसके बाद नॉर्मल कोड चलता रहेगा। अगर आपके प्रोग्राम के ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, ठीक, और कोड आपका नॉर्मल आगे चलेगा। देखते हैं सिचुएशन। तो यहाँ पर मैं लिखा एंटर इंडेक्स और इंडेक्स मैंने सही लिखा। अब ट्राई ब्लॉक में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक आपका नहीं चलेगा और एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद के कोड आपके चलेंगे 20 और 22। इसी कोड को फिर से रन कराएं और इस बार मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडेक्स की वैल्यू 50। अब इंडेक्स की वैल्यू 50 का मतलब है इंडेक्स एरर आ गई ट्राई ब्लॉक के अंदर, और जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगी वैसे ही कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक फिर हमारा अपने स्टेटमेंट चलाएगा। उसके बाद प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इनवैलिड इनपुट यूजिंग 0 एज अल्टरनेट वैल्यू 10। अब यूजर रन टाइम पर सही देगा तो उसके हिसाब से आउटपुट दिखाएंगे, सही नहीं देगा तो अपने हिसाब से आउटपुट दिखाएंगे, प्रोग्राम को बंद नहीं होने देंगे। हमने क्या लगा दिया, ये स्टेबलाइजर। अब पीछे से कितने वोल्टेज आते हैं आने दो, हमारा कोड सही है। अगर पीछे से वोल्टेज सही आ रहे हैं तो सही के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर वोल्टेज आपके कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं तो ये हमारा स्टेबलाइजर लगा हुआ है, ये सही करके आगे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में बड़ी आसानी से ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब कभी कभी हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जो शायद हम नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आ जाए तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें आना चाहिए। रिक्वायरमेंट मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। दिस टाइम रिक्वायरमेंट इज व्हाट, मुझे सिर्फ इंडेक्स एरर को डील करना है। अगर इंडेक्स एरर के अलावा कोई और एक्सेप्शन आती है तो मैं उसे डील ही नहीं करना चाहता। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये किसी भी एक्सेप्शन को डील कर रहा है, चाहे ट्राई ब्लॉक में कोई सी भी आए। मैं चाहता हूं सिर्फ इंडेक्स एरर को हैंडल करे, बाकी कोई आए तो बंद हो जाए प्रोग्राम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मुझे कस्टमाइज करना है, जनरली जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन कर अगर जरूरत पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो एक्सेप्ट ब्लॉक कहता है ठीक है, मेरे आगे उस एरर का नाम लिख दो जिसके लिए आप ये चाहते हैं कि मैं चलूं, नहीं तो मैं तो सबके लिए चलूंगा, सबके लिए मैं हूं, यानी कि मैं तो डिफॉल्ट हूं, सबके लिए चलूंगा। और आप मुझे स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो मेरे आगे उस एरर का नाम लिख दो। अब ये केस सेंसिटिव है, जितनी भी एक्सेप्शन के नाम है वो इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, हर वर्ड का इनिशियल कैपिटल है। तो एक केस सेंसिटिव है, आई कैपिटल बनेगा, ई भी कैपिटल। इसका मतलब ये है अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक सिर्फ ट्राई ब्लॉक की उस एक्सेप्शन को डील करेगा जो इंडेक्स एरर की वजह से आएगी। अगर वो किसी और वजह से आई तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। देख, तो मैंने यहाँ पर लिखा इंडेक्स रिलेटेड एरर कर दी, सब कुछ सही रहेगा। प्रोग्राम दोबारा रन कराया, मैंने ये लिख दिया, और जब ये लिख दिया तो अब एक्सेप्ट ब्लॉक बोलेगा मैं नहीं चलूंगा, मैं तो सिर्फ इंडेक्स एरर के लिए चलता हूँ। इस बार एरर आएगी कन्वर्जन वाली, वैल्यू एरर, कि ये वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल नहीं करेगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक्सेप्शन को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट और ज्यादा कस्टमाइज हो जाती है। और ज्यादा कस्टमाइज कैसे करेंगे आप, मुझे अपने ट्राई ब्लॉक की दोनों एक्सेप्शन हैंडल करनी है, इंडेक्स एरर वाली भी और वैल्यू एरर वाली भी।
हमने कहा तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हम कर ही रहे थे सबसे पहले ऐसे करके। हमने कहा नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? इंडेक्स एरर आएगी तो मैं अल्टरनेट वैल्यू 0 के साथ कोड को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर वैल्यू एरर आएगी तो अल्टरनेट वैल्यू में -1 के साथ आगे बढ़ूंगा। ये आप इस एक्सेप्ट ब्लॉक से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा, चाहे कोई सी भी एक्सेप्शन आए, हर किसी की अल्टरनेट इंडेक्स की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, हम 0 लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बार आपकी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है, आप चाहते हैं इंडेक्स एरर एक्सेप्शन अलग तरीके से हैंडल हो और वैल्यू एरर एक्सेप्शन अलग तरीके से हैंडल होनी चाहिए। सो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, इंडेक्स एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक ये हो गया, एक और एक्सेप्ट ब्लॉक, यानी कि एक ट्राई के एक से ज्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक भी आप यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, और यहाँ लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू इनवैलिड इंटीजर। अब स्पेसिफिक में से लिख दो इनवैलिड इंडेक्स, इनवैलिड इंटीजर यूजिंग -1 एज अल्टरनेट। अब अगर इंडेक्स एरर आएगी ट्राई के अंदर तो ये हैंडल करेगा, उसके बाद आगे का कोड चलेगा, और अगर वैल्यू एरर आएगी तो ये चलेगा। एंटर इंडेक्स यूजिंग 0 एज अल्टरनेटिव, यूजिंग -1 एज अल्टरनेटिव। और ज्यादा कस्टमाइज आप इस तरह से यहाँ पर अपने कोड को कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज जब हमने ये सीखा कि हम एक ट्राई ब्लॉक को एक से ज्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक दे सकते हैं, तो आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अब ये बताओ कि अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा। हमने कहा क्या मतलब, इंडेक्स एरर अगर आती है ट्राई ब्लॉक में तो कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। दूसरा वाला कह रहा है मैं डिफॉल्ट हूं, मैं तो सबके लिए बनाऊं, मैं भी चल सकता हूं। पहला वाला कह रहा है मैं इंडेक्स एरर के लिए चलूंगा, तो मैं भी चल सकता हूं। तो जब इंडेक्स एरर आएगी तो कौन चलेगा, क्योंकि जब वैल्यू एरर आएगी तो देखो पहला वाला एक्सेप्ट ब्लॉक तो चल ही नहीं सकता, दूसरा वाला ही चलेगा। लेकिन थिंग इज इंडेक्स एरर अगर आएगी तो इन दोनों में से कौन चलेगा, तो नहीं चल सकता। एक एक्सेप्शन को एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में पाइथन ने ऑर्डर मेंटेन किया, ऑर्डर में जो पहले आ रहा है पहले वो चलेगा, तो ये हैंडल करेगा इंडेक्स एरर। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स एरर कर देता हूँ तो 0 वाला यानी कि वो हैंडल करता है, -1 वाला नहीं। और अगर यहाँ पर आपकी ऐसी एरर आती है जो इंडेक्स वाली नहीं थी, ठीक है, तो लाइक आपने लिख दिया यहाँ पर आपका -1। ठीक है, अब आप बोले कि अच्छा सर ये बताओ अगर मैं इस सिचुएशन को उल्टा कर दूं, इसको यहाँ लिख दूं और इसको यहाँ लिख दूं, तो अब इंडेक्स एरर जब आएगी तो कौन चलेगा, ये चलेगा कि ये चलेगा। तो मैंने बताया था ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले जो लिखा है वो चलेगा, तो पहले जो लिखा है वो इसे हैंडल कर सकता है, तो ये चल जाएगा। अब ये क्या बोलेगा, फिर मुझे लिखा क्यों, क्योंकि मैं तो कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि सारी एक्सेप्शन तो ये हैंडल कर लेगा, कोई सी भी आए, मेरे पास तो कभी मौका ही नहीं आएगा। तो अब ये सिंटैक्स है, डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक लास्ट में होना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए। डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी, तो क्या आ जाएगी आपके कोड में एरर। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ये मेरा लिखा हो, मैं ऑप्शनली इसमें फाइनली ब्लॉक को ऐड कर, ऑप्शनली फाइनली ब्लॉक को जब हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी आप लिख रहे हैं वो हर केस में एग्जीक्यूट होगा। दिस इज फाइनली। एक्सेप्ट ब्लॉक तब चलता है जब आपकी ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। फाइनली ब्लॉक कब चलेगा,
भले ही आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए या नहीं आए, आए हैंडल हो जाए या नहीं हो जाए, ये जरूर चलेगा। आगे का प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर चलेगा। देखो इस प्रोग्राम को मैं 3 बार रन कराऊंगा। पहली बार बिना किसी एक्सेप्शन, ऑल इज वेल कंडीशन के साथ, सबको सही, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि सबको सही है, ट्राई ब्लॉक में फाइनली चलेगा, आगे का प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराया इंडेक्स एरर के साथ, एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा, फिर आगे का प्रोग्राम चलेगा, ये जरूर चलेगा। तीसरी और आखिरी सिचुएशन, इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया, इस बार हमारी वैल्यू एरर आ रही है, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि जो आपने एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है वो इंडेक्स एरर को हैंडल करने के लिए लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करके रन कराऊंगा तो मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रही है, क्या फाइनली ब्लॉक चलेगा? यस, फाइनली ब्लॉक फिर भी चलेगा, उसके बाद का प्रोग्राम अब नहीं चलेगा। तो प्रोग्राम बंद होगा फाइनली ब्लॉक चलाने के। ठीक है, तो जब हम पाइथन से फाइनली ब्लॉक के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, भाई ये तो एक ऐसा हो गया कि कुछ भी लिख दो इसे तो चलेगा ही चलेगा, तो ये पाइथन ने ट्राई और एक्सेप्ट क्यों बनाई? ऐसा क्यों नहीं करा पाइथन ने कि सिर्फ फाइनली कीवर्ड ही बनाते और कहते भाई सारा का सारा कोड इसी में लिख दो, प्रोग्राम की लाइन नंबर 1 पर इसको बनाऊंगा और आखिरी लाइन पर इसे बंद कर दूंगा, सब कुछ चलते ही रहेगा। ऐसा हमें लगेगा, ऐसा सही नहीं है। फाइनली ब्लॉक का कहना यह है कि मुझे मौका दिया गया चलने का, अब मैं कितना चलूंगा ये मेरे अंदर लिखे स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं फाइनली के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दूं जिससे एक्सेप्शन आ जाती है तो फाइनली भी एक्सेप्शन देकर प्रोग्राम को बंद कर। तो ऐसा नहीं है कि फाइनली को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए, नहीं, फाइनली ब्लॉक में भी एक्सेप्शन आती है और उसके बाद का कोड हमारा बंद कर। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आप जरूर चलाना चाहते हैं और जिसमें एक्सेप्शन नहीं आएगी, आप इस बात को लेकर इंश्योर हैं कि वो स्टेटमेंट ऐसा है या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें एक्सेप्शन नहीं है, वो जरूर चलने चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइनली ब्लॉक का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब एक रियल टाइम सिचुएशन से बताता हूँ फाइनली ब्लॉक में कहाँ यूज करना चाहिए। मान लीजिए ये आपका क्लाउड है और आपने क्लाउड पर अपना अकाउंट बनाकर एक स्पेस ले रखा है और आप अपने पाइथन के प्रोग्राम से इस क्लाउड को यूज कर रहे हैं, तो आपका कनेक्शन बना हुआ है। अब रूल क्या है कि क्लाउड पर अगर आपका कनेक्शन बना हुआ है उस कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा पाइथन प्रोग्राम से। अगर आपने कनेक्शन क्लोज नहीं करा तो आपका जो मीटर है वो चलता रहेगा, यानी कि जो क्लाउड का चार्ज है वो आपका कंटिन्यूसली काउंट होता रहेगा। तो अगर हम ये कहें कि 1 घंटे अगर मैं यूज करता हूँ तो 200 रुपये लगेंगे, 1 घंटे का अगर आपने क्लाउड यूज करा तो आपका मान लो 200 रुपये लगे और आपका प्रोग्राम चला, एक्सेप्शन होने की वजह से बंद हो गया और क्लाउड का कनेक्शन क्लोज नहीं हो पाया, तो क्लाउड वालों को इससे मतलब नहीं है। कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है मतलब मीटर घूमता रहेगा, यानी कि आपका अमाउंट माइनस होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में इस क्लाउड के कनेक्शन को क्लोज जरूर करना चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ये क्लोज हुए बिना प्रोग्राम बंद हो गया तो यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली जो आपका चार्ज है वो कटता रहेगा। तो मैं चाहूंगा ये स्टेटमेंट जरूर चले। कहाँ लिख दो उसको? उठा के फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख दो, कुछ भी हो जाए फाइनली ब्लॉक जरूर चलेगा। और हम जो उसमें लिख रहे हैं वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस तरह के काम को करने के लिए फाइनली ब्लॉक का यूज किया जाता है। इसलिए फाइनली ब्लॉक कैसा है मेरा? ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें और आप चाहें तो यूज ना करें। ठीक है, यूज ना क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने ऐसे प्रोग्राम में कोई यूज ही नहीं कर रखा किसी क्लाउड के कनेक्शन का, या कोई ऐसी चीज है ही नहीं मेरे पास जिसको क्लोज होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है तो फाइनली ब्लॉक लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए फाइनली ब्लॉक कैसा है मेरा? ऑप्शन। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट प्रोग्राम बहुत आसान है और इसका अपोजिट है। हम चाहते हैं कि आप यूजर से रन टाइम पर उसकी एज इनपुट करें,
उसकी एज क्या है, एंटर एज, और ये बताएं कि आफ्टर 5 इयर्स उसकी एज क्या हो जाएगी। तो हमने इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ लिख दिया एज इक्वल टू एज प्लस लिख दिया आफ्टर 5 इयर्स आपकी जो एज है वो ये है। अभी आप मान लो 10 इयर्स की, आफ्टर 5 इयर्स आपकी एज 15 हो जाएगी। तो सबको सही है। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है, मतलब है इस कोड को मैंने रन कराया और यहाँ लिख दिया एंटर एज -2, तो आफ्टर 5 ईयर 3 इयर्स के हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, सोचना है, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट। अगर एज -2 आएगी तो +5 करने पर 3 आएगी। क्या रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसान आपने देखा है इस अर्थ पर जिसकी एज -2 होती है? भी किसी इंसान की एज 0 से शुरू हो सकती है, माइनस में तो कभी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू पाइथन कोड आप एक वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं और वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पाइथन को नहीं पता एज किसे कहते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है कि अगर एज में नेगेटिव वैल्यू आए तो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाए। पाइथन एक्सेप्शन जनरेट नहीं कर रहा। अभी तक क्या था, पाइथन को पता था कि कब कब मुझे एक्सेप्शन जनरेट करनी है और हम उसे हैंडल करते थे। अब उल्टा है, अब हम ये कह रहे हैं पाइथन एक्सेप्शन जनरेट करो। हम चाहते ही नहीं कि प्रोग्राम बढ़े आगे, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये गलत रिजल्ट है। मैथमेटिकली सही है बट यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन को रेज करना चाहते हैं, लेकिन पाइथन मना कर रहा है कि नहीं सही है। तो अब अगर हम खुद से एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करना होगा, रेज। और रेज कीवर्ड के बाद क्या लिखेंगे, अपनी एक्सेप्शन का नाम, जिस एक्सेप्शन को आप रेज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं वैल्यू एरर बनाना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा वैल्यू एरर और ब्रैकेट में एक मैसेज जो भी आप लेना चाहते हैं लिख दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए इनवैलिड एज। तो जैसे ही लाइन चलेगी वैसे ही क्या होगा, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो आपने लिखा है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर यूजर ने एज लिख दी 20 तो 20 के बाद प्रोग्राम चलेगी नहीं, वैल्यू एरर आ जाएगी, इनवैलिड एज। आपको ये लाइन लिखनी है, पहले चेक तो कर लो एज नेगेटिव तो नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इफ एज इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है फिर तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को रेज कर देंगे। एल्स हम एज को 5 साल बढ़ाकर प्रिंट करेंगे। एंटर एज 4। वैलिड एज क्यों लिखा है, थोड़ी सा वैलिड एज, लेट मी रन इट अगेन 4, एज आफ्टर 5 years 9, and if I run it again that is -3, you will get error, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को पाइथन में समझ सकते हैं। आसान टॉपिक था, हमें जो मोटी मोटी बातें याद रखनी है वो यही कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी, ट्राई एक्सेप्ट लगाकर उसको हैंडल किया जा सकता है। फायदा फायदा यह प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन में जो जा रहा था अब नहीं जाएगा, पूरा टर्मिनेट होकर ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको मैं एनाकोंडा यूज़ करना सिखाऊंगा। तो आप अपने अपने लैपटॉप पर एनाकोंडा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, फिर उसे इंस्टॉल भी कर लेना, क्योंकि डाउनलोड और इंस्टॉल करने में समय लगता है उसमें। फिर उसके बाद उसको यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पाइथन में एनाकोंडा का यूज़ किया जाता है। हेलो बोलिए, हेलो पूछिए। सर, एनाकोंडा में आप कौन सी आईडी यूज करना बताएंगे, जुपिटर या फिर स्पाइडर वगैरह? जुपिटर। क्या हो गया? जुपिटर आईडी यूज़ करेंगे।
चलिए ओके ओके ठीक है सर।